श्रीमती ज्योति बर्मन जी। अगर आप मेरी बात नहीं पहुंच रही है तो मैं भूपेंद्र हाँ जी से। भैया जी, वो थोड़ा अच्छा फोन अच्छा। वैसा हो गया था, उसमें माइक नहीं दिख रहा ठीक था है मेरा। ठीक है ठीक थैंक है यू। ठीक है, आप अपनी बात विचार रखिए। आज मातृभाषा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपन ने ये आज स्वतंत्रता आंदोलन के विकास में हिंदी का योगदान और वर्तमान समय में देश में हिंदी के माध्यम से और अधिक देश को सशक्त बनाने और विकसित करने के प्रयास के लिए एक विचार विमर्श के लिए ये मीटिंग का आयोजन किया है। तो इसका इसकी शुरुआत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता से करना चाहूंगी, थोड़ा सा एक गीत के माध्यम से। वरदे वीणा वादी, वरदे वरदे वीणा वादिनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे भर दे, भर दे भर दे वीणा वादी, भर दे काट अंध और के बंधन स्तर, जननी ज्योतिर्मय निर्जर, काट अंध और के बंधन स्तर, जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वर दे वर दे वीणा वादी, वर दे वर दे वीणा वादी, वर दे प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे भर दे, वर दे वीणा वादी, वर दे नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद गव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे वर दे वीणा वादी, वर दे वर दे वीणा वादी, वर दे। मातृभाषा हिंदी के लिए लिखी गई ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो कविता है, सैकड़ों वर्षों पहले की हो चुकी है, परंतु आज भी ये भारत के लिए हर पुस्तक में, पाठ्यक्रम में बच्चों के द्वारा गाई जाती है। हिंदी को पढ़ने के लिए प्रयास किया जाता है। जिस भाषा में हम जन्मे हैं उसका मान और गौरव बढ़ाने का हमारा धर्म है। मातृभाषा एक माँ की शक्ति होती है। जैसे मातृभूमि को नहीं बदला जा सकता, जिस भूमि पर हम पले बढ़े हैं उसको नहीं बदला जा सकता, इसी तरह मातृभाषा को भी कभी नहीं बदला जा सकता। माँ को कभी बदला ही नहीं जा सकता, किसी चीज से नहीं बदला जा सकता। तो आज की हिंदी की हिंदी के इस संवाद में या हिंदी के महत्व के इस संवाद में प्राचीन परिवेश, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान परिवेश तक में कुछ दो चार शब्दों को अपने तरफ से प्रस्तुत कर रही हूँ। जो हमारी भाषा है, मातृभाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। माने बाएं से दाएं की ओर जो लिपियां लिखी जाती हैं उनको देवनागरी की लिपि में शामिल किया गया है। और हमारी मातृभाषा हमारी नानी यानी हमारी संस्कृत भाषा, उसको हम नानी का पद दे सकते हैं, क्योंकि संस्कृत से ही हमारी हिंदी का भी जन्म हुआ है। अभी पूर्व वक्ता सर भी बोल रहे थे कि हमारी दूसरी भाषाएं, मराठी हो चाहे बंगाली हो चाहे और कोई भाषा हो, भारतीय भाषाएं, हमारी देवनागरी लिपि जो संस्कृत है उससे करीब 52 भाषाएं निकली हैं भारत की।
52 भाषाएं हैं, जिसमें मराठी भी शामिल है, बंगाली भी शामिल है, पंजाबी भी शामिल है। अगर हम हिंदी को प्रस्तुत करते हैं ना, तो हिंदू में कुछ भी भाषा लिखी जाती है या गीत गाया जाता है तो वो मराठी भी समझ जाते हैं, बंगाली भी समझ जाते हैं, पंजाबी भी समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग समझ सकते हैं इस भाषा को, कोंकणी लोग भी इस भाषा को समझ सकते हैं। तो ये देवनागरी लिपि से 52 भाषाएं करीब निकली हैं, जिसमें बहुत सारी बोलियां हैं। मैथिली बोली है, गढ़वाली है, डोंगरी है और अवधी है, ये सारी मारवाड़ी है। अन्य बोलियां और भाषाएं भी इसमें से निकली हुई हैं। तो हम संस्कृत को एक नानी के रूप में मानते हैं। हम संस्कृत भी स्कूलों में पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं। हिंदी में हमारे 5 विषय बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। अगर हम हिंदी विकसित करते हैं, अच्छा करते हैं, हिंदी का विकास करते हैं, हिंदी अच्छी तरह से नियमाबद्ध तरीके से पढ़ाते हैं, व्याकरण उसकी अच्छी तरह से समझाते हैं, तो बच्चा 5 विषयों में आगे बढ़ता है, उसकी व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हिंदी ने एक राष्ट्रीय एकता स्थापित करने और लोगों को एकजुट करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह एक आम संपर्क की भाषा के रूप में उभरी थी। और हमारे जो पुराण और रामायण और महाभारत और दूसरे विशेष साहित्यिक लेख लिखे गए, वो हिंदी में ही लिखे गए थे, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा थी और जिससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच में एक संवाद स्थापित होता था। देशभक्ति और राजनीतिक चेतना जगाई जाती थी और ब्रिटिश शासन का सबका एकजुट होकर उनके खिलाफ एक संघर्ष और एक आंदोलन को मजबूत बनाने में हिंदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। नेताओं ने इस राष्ट्रभाषा को राजभाषा बनाने का भी सपना देखा था, क्योंकि यह सरल और व्यापक थी, क्षमतावान थी, जिससे स्वतंत्रता की मांग प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाई जा सकी। और लोगों को उनकी भाषा में ही प्रेरित करने के लिए बहुत सारे कवि, लेखक और कवित्रियां हुई, जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो वीर गाथा काल की लिखी गई। वीर गाथा काल में वीरों के यशगान से जुड़ी हुई कविताएं लिखी गई थी और उसी में से एक कविता लिखी थी झांसी की रानी की। झांसी की रानी कौन थी? जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी आहुति देकर केवल 23 वर्ष में पूरे भारत को झकझोर दिया था। 1857 की असफल क्रांति के बाद भारत एक हो गया और एक सूत्र में बंध गया। उस कविता ने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता ने पूरे देश में एक क्रांति की लहर फैलाई थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग खेली थी वह नाना के संग पढ़ती थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। इस कविता ने पूरे भारत में एक जागृति पैदा की और कई बार सुभद्रा कुमारी चौहान जी को इस कविता लेखन और इसी तरह के बहुत सारे कविताओं का लेखन, लेखों का लेखन करने के लिए जेल जाना पड़ा। जबलपुर में उनकी एक राइट टाउन स्टेडियम के पास उनका महल बना हुआ है, पुराना खंडर के रूप में बदल चुका है। हम लोग आते जाते पढ़ते समय देखते थे और बड़े गौरव से भर जाते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जब जेल जाती थी तो उनके बच्चों को कई बार कुछ भी खाने पीने को नसीब नहीं होता था और चावल पीस कर वो अपने बच्चों को दूध की जगह पिलाया करती थी। तो जो राष्ट्रीय कवि हुए हैं, उन्होंने बड़ी तपस्या की, बहुत बलिदान दिया और इस तरह से हिंदी के माध्यम से जन जन तक प्रेरणा गीतों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से एक संपर्क जोड़ते हुए पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। हिंदी भाषा ने भारत की विभिन्न भाषाओं को, सांस्कृतिक क्षेत्रों को, लोगों को एक साथ जोड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया, जिससे राष्ट्रीय एकता और संगठन मजबूत हुआ। इसकी सरलता और स्पष्टता, हृदय गम्यता, ये हमारे हृदय में समा जाती है और व्यापकता ने यह इस भाषा को एक राष्ट्रभाषा की उपाधि दे दी। सभी भारतीयों के लिए ये सुलभ थी, जिससे राजनीतिक संदेशों और अभियानों को व्यापक समर्थन मिला। एक ये विशेष रूप से विकसित भाषा उस समय उपयोग में क्यों लाई गई? क्योंकि अंग्रेजों को ये भाषा जल्दी नहीं समझ में आती थी। हमारे भारत में तो 52 भाषाएं इसमें समाहित हैं, हिंदी के अंदर समाहित हैं, इसी से उपजी हैं। परंतु इंग्लिश भाषा, केवल अंग्रेज लोग एक ही भाषा सीख रहे हैं, इंग्लिश। पूरे अमेरिका में चले जाइए, जापान में चले जाइए, विदेशी भाषाओं ने इतने सारी भाषाओं को समाहित नहीं किया है। और एक चीज और है
कि जितने भी राष्ट्र कवि या पुराने लेखक हुए हैं, उन्होंने कई कई भाषाओं का, अरबी, फारसी का, फिर उसके बाद अपनी एक लेखनी चलाई और एक रचना को प्रस्तुत किया। आप उठा के देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के पहले भी और बाद में भी कवि लेखक जो हैं हर भाषा को पढ़ते थे, उनको बुनते थे, और उसमें से जो सार निकलता था उससे लेखनी अपनी व्यापक करते थे। इस तरह से हिंदी जो है व्यापक पहुंच की भाषा बनी। इसकी सरलता, हृदयगम्यता और व्यापकता के कारण यह भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुई, और ये जन चेतना और राष्ट्र संवाद और संचार का माध्यम बनी। साहित्य में इसका योगदान बहुत ज्यादा है। जो साहित्य लिखा गया है हिंदी का, उसमें कवि और लेखकों ने अपनी रचनाएं जनमानस तक ब्रिटिश शासन के शोषण के प्रति जागरूकता फैलाने में ये साहित्य का योगदान इन्होंने समर्पित किया, कवि और लेखकों ने। और इस तरह से राष्ट्रपिता का भी इसको समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रपिता और पुराने जो हमारे अन्य नेता थे जो कि अपने बलिदानों इसमें स्वतंत्रता के आंदोलन में सम्मिलित थे, उन्होंने भी इस भाषा को राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने पर महत्व दिया। राष्ट्र को एकजुट करने में इसको आवश्यक बताया, और इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में इसको मुख्य भाषा के रूप में उपयोग में लाकर जन जन तक नेताओं और कवियों के माध्यम से भी इसको शामिल किया गया। जनमानस में ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना फैलाने में हिंदी पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और पत्रिकाओं का, बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी चली जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय जी का आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम गीत जो था वो सबसे प्रेरक गीत रहा, जिसने पूरे देश को किसी भाषा के रूप में नहीं, एक भाषा और भावनाओं में जोड़ दिया था। उसके बोल हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। इस गीत को आज भी अपन सुनते हैं तो एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं, और बड़ा गौरवशाली गीत बना ये, और इसने पूरे राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में बांध दिया। भले ही ये बंगाल में लिखा गया था, पर बंगाली भाषा भी हिंदी से ही उपजी है, अपनी संस्कृत से ही उपजी है। उसकी भावनाओं को हर तक पहुंचाया गया और सबने उसको हृदयगम्य किया। इस गीत को सुनकर आनंद मठ में जो जोश उत्पन्न हुआ वहां के लोगों में, वो पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गया। इसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे, उन्होंने भी अपने लेखन में साहित्यिक योगदान में हरिश्चंद्र नाम की मैगजीन जो है वो प्रकाशित की, और उन्होंने उस मैगजीन ने आम लोगों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को भी बढ़ावा दिया। तो इसी तरह बंगाली में साप्ताहिक पत्रिका थी कौमुदी, उस पत्रिका ने भी देशभक्ति के विकास में अपना योगदान दिया। इसी तरह एक फारसी पत्रिका थी उल अखबार, उसके द्वारा भी पूरे राष्ट्रीय चेतना को जगाने का उसने काम किया। इस तरह से भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधने वाली, इसी तरह बाल गंगाधर तिलक जी की थी केसरी नामक पत्रिका थी, मराठी समाचार पत्र। मराठी भाषा कोई अलग से नहीं है, वो हमारी देवनागरी की से ही लिपि से निकली है, और जो हिंदी भाषी हैं वो मराठी, बंगाली, पंजाबी बहुत कुछ हद तक समझ जाते हैं, भले ही हम कहीं भी रह रहे हों, परंतु ऐसा नहीं है कि ये भाषाएं कुछ अलग हटके हैं। तमिल तेल थोड़ा सा अंतर हो सकता है, द्रविड़ भाषाएं थोड़ी बोलने में कठिन है, सुनने में समझने में कठिन है दक्षिण में, परंतु दक्षिण की अधिकांश भाषाएं हृदयगम्य है और उनको स्वीकारा गया, उनको समझा गया है। आज भी हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, सारे भाषा के लोग, हमारे पूरे प्रदेशों के लोग आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। जैसे कि अभी हम अपने ग्रुप में भी बहुत सारे लोग सभी भाषा क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, तो भाषाई आधार पे हमें कोई बांट ही नहीं सकता, ना हम बढ़ सकते हैं। हम एक दूसरे के भावनाओं को समझ सकते हैं, और उसके लिए अपनी अपनी भाषा कोई भी एक लेखनी में अपन लिख सकते हैं। वर्तमान में अब परिवेश में हम बात करें, पिछले इतिहास में तो हमने बताया कि इसके द्वारा बहुत सारा, मतलब हिंदी ने बहुत सशक्त, बलशाली स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया, और उसमें बढ़ने में और उसके सफल होने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान था।
परंतु वर्तमान में देश को और अधिक सशक्त बनाने में इसको क्या किया जाए, इसमें क्या सुधार किए जाएं या किस तरह से हम कर सकते हैं, तो वर्तमान में मेरे हिसाब से हिंदी भाषा के माध्यम से देश के विकास के लिए ज्ञान और विज्ञान से जुड़े साहित्य का हिंदी में अनुवाद होना और उसमें लेखन और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाना और उस पर पुस्तकें लिखे जाना बहुत जरूरी है। उसकी पुस्तकों का अनुवाद किया जाना जरूरी है, क्योंकि अभी भी तकनीकी से संबंधित ज्ञान विज्ञान में, हालांकि अब पूरी जो टेक्नोलॉजी की पुस्तकें हैं वो हिंदी में कन्वर्ट होने लगी हैं। मेरे बच्चे भी बाहर पढ़ने गए और हिंदी में पूरा साहित्य भी मिलने लगा है, मतलब जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है या जो अभी तक इंग्लिश में था, फिजिक्स केमिस्ट्री की पुस्तकें जो हैं वो अभी तक इंग्लिश में थी उच्च अध्ययन में, वो सब हिंदी में आने लगी हैं। तो अब इस रीति को बदला जा रहा है और उसमें बच्चों को सहूलियत हो रही है। पुस्तकों को बड़े पैमाने पर अनुवाद और लेखन के बाद देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी लोग उसमें जुड़ सकते हैं और ये फायदा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे, क्योंकि अपना भारत 70% ग्रामीण क्षेत्र में ही बसता है, अभी भी 50% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र ही भारत में खेती वाले लोग हैं, जहां पर इतना विकास नहीं हुआ है कि वो इंग्लिश पढ़ सके, इंग्लिश को समझ सके, इंग्लिश बोल सके, क्योंकि उनकी बोलचाल की भाषा नहीं है। बोलचाल की जन्म की भाषा हिंदी ही है। तो उनको अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी में पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं, ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध हो रही है और इससे रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर उनको मिल रहे हैं। सरकारी और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग हमेशा से बढ़ावा उसको दिया गया। बैंकों में हमेशा लिखा मिलेगा आपको कि हिंदी का ही प्रयोग करें, हालांकि अपन जाते हैं तो इंग्लिश में ही अधिकांशतः लिखते हैं, परंतु हर क्षेत्र में हिंदी को इसीलिए विकसित किया जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं हम खुद ही मार रहे हैं। इंग्लिश का उपयोग करके हम अपनी भाषा का एक सम्मान घटा रहे हैं और हमारी मन में एक विकृति पैदा हो रही है कि इंग्लिश में हम ज्यादा अच्छा पढ़ लेंगे और ज्यादा विकसित हो जाएंगे। तो सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के लिए भी हमें हिंदी को माध्यम बनाना चाहिए। इसमें तकनीकी का उपयोग करके हम इसको और सशक्त बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी लाकर उसको और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से हिंदी भाषा का विकास कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुब्रमण्यम भारती जी ऐसे बुद्धिजीवी हुए हैं जिन्होंने अपने लेखन से देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भाषा जो है हिंदी भाषा जो है वर्तमान से लेके, प्राचीन काल से लेके वर्तमान तक हमारे भारत की गौरवशाली भाषा रही है और हमें हिंदी भाषा भाषी में जन्म लेने पर गर्व है। भारत वर्तमान में समय में शिक्षण में, भाषा ज्ञान और व्यक्तित्व के विकास में हिंदी को एक धुरी के रूप में माना गया है। सरकारी शालाओं में, सरकारी कॉलेजों में अभी भी हिंदी को ही मुख्य भाषा के रूप में अपनाया जा रहा है और इसलिए अपनाया गया है क्योंकि बच्चे जो हैं इंग्लिश सीख तो लेते हैं परंतु अंग्रेजी में उनके विचार उत्पन्न नहीं होते, उनके सोचने समझने की शक्ति जो है वो हिंदी भाषा में ही वो अच्छे से सोच समझ कर लिख सकते हैं। पढ़ाई का उद्देश्य केवल किसी भाषा का ज्ञान कराना नहीं होता, बल्कि उसमें बच्चे में एक राष्ट्र प्रेम, पारस्परिक प्रेम, सांप्रदायिक प्रेम, सद्भावना, प्रकृति प्रेम, मानवीय संवेदना आदि मूल्य परक, विषय वस्तु परक गुणों का बाल मन में उनके अनुसार उनके चयन के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उसमें उत्पन्न करते हुए विभिन्न विधाओं में उनको पारंगत करना होता है। कविता लेखन, कहानी लेखन, एकांकी जीवनी, आत्मकथा, निबंध, पत्र लेखन से संबंधित प्रयास किए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में भी कि बच्चे इन विधाओं में फिर से कवि पैदा हों, फिर से निबंधकार, पत्रकार, इनको भी उत्पन्न किया जाए। तो ये हिंदी भाषाई क्षेत्रों में तो केवल हिंदी में ही संभव हो सकता है। इसी तरह उनको शुद्ध उच्चारण, वर्तनी यानी कि मात्रा वर्तनी और मात्राओं और शब्द निर्माण के संबंध में विशेष शिक्षण प्रदान किया जाता है और तर्क शक्ति का विकास उनमें किया जाता है ताकि वो स्वयं से सीखें, स्वयं से स्वतंत्र अभिलेखन करें, स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सकें
और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम हमारी केवल राष्ट्रभाषा ही हो सकती है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से तो हिंदी जो है हमारी गौरवशाली भाषा है और इसका विकास सबको मिलजुल कर करना चाहिए। 52 भाषाओं के साथ हिंदी जो है एक अलग भाषा है। हिंदी में सारी भाषाएं समाहित हैं। 52 भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि संस्कृत से निकली है और पहले संस्कृत जो है खरोष्ठी में लिखी जाती थी और खरोष्ठी के बाद अब देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी है और इसी तरह हिंदी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और वर्तमान में जो भाषा अपनी विकसित हुई है वो उत्कृष्ट भाषा है, मतलब हिंदी को विशिष्ट रूप में पढ़ाया जाता है। हिंदी विशिष्ट के रूप में शिक्षण में शामिल किया गया है। इसको पढ़ना आसान नहीं है, इसके नियम बड़े कठिन हैं पर सटीक बैठते हैं और उनमें कोई जल्दी परिवर्तन नहीं होता। अंग्रेजी कई जगह नियमबद्ध नहीं चलती है, तो बच्चों को ये शिक्षण की एक मूल भाषा के रूप में विकसित करती है। शिक्षण में तर्क शक्ति में उनमें विकास होता है, सीखने में वो इसको अभिव्यक्ति में अच्छे से माध्यम बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यदि बच्चे में विचार शक्ति उत्पन्न हो जाती तो आगे चल के वो एक स्वतंत्र अच्छा नागरिक बनता है और एक गौरवशाली भाषा का विकास करेगा, गौरवशाली देश का एक नागरिक बनेगा। इसी सद्भावना के साथ हम सद साहित्य पढ़ते हुए अपने हिंदी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारी मातृभाषा को बारंबार प्रणाम करते सबको हिंदी के लिए, हिंदी दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।